हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दर्शन ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं DT03। देखें पेपर 1 इसमें। पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे सामने एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दे रखा है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा एटम प्रेजेंट हो, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो उसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ NH2 है, ठीक है, और यहाँ पे अनदर नाइट्रोजन। आपको सिंपली ये देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर आप इसमें देखो 1 by 1 ऑब्जर्व करो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस है, ये लोन पेयर आउट ऑफ प्लेस रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा, ये p ऑर्बिटल में नहीं है। तो इन दैट केस रेजोनेंस इसमें तो होगा, लेकिन ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड नहीं होगा। मींस अगर डी हमसे पूछा गया कि वो लोन पेयर जो रेजोनेंस का पार्ट नहीं, ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं L से डिनोट कर देता हूँ। सेकंड देखिए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्योंकि आप देखो तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिंपली यहाँ पे रेजोनेंस दिखाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये जो लोन पेयर कहलाएगा, दिस इज द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं D से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, जो लोन पेयर लाइज करेगा, ये लाइज करेगा sp2 ऑर्बिटल, ठीक है, और जो रेजोनेंस हो रहा है वो p ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में लाइज करेगा। ये sp2 ऑर्बिटल इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में रहेगा। तो ये भी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, और इस लोन पेयर को भी हम लोग लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आप ऑब्जर्व करो, तो ये रेजोनेंस का पार्ट बनेगा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से इसमें रेजोनेंस अगर हो रहा है, तो ये भी हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे सेम कहानी, इस तरीके से रेजोनेंस में जाएगा, तो ये भी हमारा डीलोकलाइज्ड। हमसे पूछा गया था कि कितने लोन पेयर ऐसे हैं जो लोकलाइज्ड, कितने लोन पेयर ऐसे हैं जो लोकलाइज्ड है। तो आप देखो 1 2 क्लियरली आपको आंसर दिख रहा है, 2। तो 2 लोन पेयर ऐसे हैं जो लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस के पार्ट नहीं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा है। इन्होंने कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम लोग को अल्फा वैल्यू निकालना है। अल्फा क्या है? x - 1, ठीक है। अब इन्होंने x क्या दे रखा है? x दे रखा है नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच रिलीज हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। y इज द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर एरोमेटिक, ठीक है। तो दोनों चीजें आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपाउंड जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और सेकेंड y क्या है वैल्यू, जो कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। दोनों सेपरेटली काउंट करके आपको दोनों को माइनस कर देना है। तो बोला गया कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करें, उसके लिए मैंने कंडीशन आपको स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि जो कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन किए रहते। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करने के लिए कंडीशन क्या था कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो सकता है, सल्फर से जुड़ा हो सकता है, हैलोजन से जुड़ा हो सकता है, या कार्बन sp के साथ जुड़ा हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन आपके एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में आएंगे। जो सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो आपको यही देख चेक करना है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन या कार्बन sp के साथ जुड़ा। तो आइए 1 by 1 ऑब्जर्व करते हैं। पहला है सल्फोनिक एसिड, ठीक। फर्स्ट वन इज सल्फोनिक। नो डाउट कंपाउंड एरोमेटिक है, कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। तो इन दैट केस मैं क्या, और ये जो हाइड्रोजन है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दो तो आपको दिख जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस मींस दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो x क्या था? नंबर ऑफ कंपाउंड। इसको मैं x को कैटेगराइज कर देता हूं, x लिख दूंगा, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम एंड गोइंग टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो x की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है, तो y की कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। काउंट कर लेंगे, और x और y। सेकंड कंपाउंड है CH3CO, ठीक है।
अब ये आपका एसिटिक एसिड की बात करें तो ये कंपाउंड नो डाउट एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है, तो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी एक सी कैटेगरी में है। बट चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो ये हम लोग वाई की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है दैट इज फिनॉल। फिनॉल भी हमारा देखा जाता है ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन किया, दिस हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम के साथ रिएक्ट करते ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और आप देख सकते हो ये बेंजीन रिंग है, नो डाउट ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायरिक एसिड, ये भी फेमस कंपाउंड है। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, एक्स की कैटेगरी में तो आएगा। साथ में इस कंपाउंड की खासियत क्या है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसे, आप काउंट करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, तो वाई की कैटेगरी में भी ये आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम भी एरोमेटिक है। स्क्वायरिक एसिड हम लोगों ने इसको कंसीडर किया था, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है आपका HCl। ठीक है, HCl HCl क्या है, तो देखो आप HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, एक से कैटेगरी में आएगा। पर ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है नहीं, तो वाई की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट देखिए आपका दे रखा है बेंजीन। तो बेंजीन में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, हम लोग इसको एक्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम एरोमेटिक है तो वाई हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड की कहानी यही है कि बेंजोइक एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और साथ में चूंकि ये बेंजीन रिंग है, दिस इज द सिस्टम इज एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। और लास्ट केस है आपका COOH। ठीक है, साइक्लोहेक्सोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे COH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एरोमेटिक नहीं है तो वाई की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू काउंट किया जाए तो 1 2 आपका 3 4 5 6 7, तो x की वैल्यू हो गई 7, x इक्वल टू 7। y काउंट करें हम लोग तो 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू हो गई 5। x minus y alpha था x minus y that is equal to 7 minus 2 that is 7 minus 5 that is equal to 2, so 2 will be correct answer for question number 2. clear है ना? next देखते हैं question number 3। question number 3 क्या दे रखा है, how many of the following will show resonance। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं और देखते हैं किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए डबल बॉन्ड, नो डाउट बेंजीन अगर दिख गया तो रेजोनेंस इसके अंदर तो पॉसिबल होगा, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में भी रेजोनेंस अकर होगा, विल शो द रेजोनेंस वी कैन कंसीडर दिस वन। नेक्स्ट OCH3 दे रखा है। ठीक है, आपका यहाँ पे OCH3 है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस का क्राइटेरिया फुलफिल करे, यस यहाँ पे भी रेजोनेंस ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन विद लोन पेयर डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में तो रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। नेक्स्ट देखिए PHNH2 दे रखा है, यानी कि एनिलीन। एनिलीन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरीके से रेजोनेंस में बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इजीली जा सकता है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल। ठीक है, अभी तक जितने स्ट्रक्चर देखे इसमें सब में रेजोनेंस पॉसिबल। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस दिखाया जा सकता है, यस। देन RCOOH OH, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस यहाँ पे रेजोनेंस का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस दिखा सकते थे, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। ठीक है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए आप CH2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस हम लोग नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता।
नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, कॉन्जुगेशन में होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए। और यहाँ पे भी देखो तो आप कॉन्जुगेशन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो कितने स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर एसिडिक देन CH3 CH2। इससे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? यानी कि आपको सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट या मेसमेरिक इफेक्ट जो भी इसमें इफेक्ट होगा आपको सिंपली विजुअलाइज करना होगा। तो आइए देखते हैं इसमें। पहला दे रखा है ये CF3 CH2, नो डाउट ये -I इफेक्ट लगाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे इथेनॉल से तो ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका CH3 CF2OH, यहाँ पे क्लोरीन का -I इफेक्ट होगा तो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, दैट मींस ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एथेनॉल से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी ये जो है अल्कोहल से एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट आपको सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल था और सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं शो करेगा। फिर है आपका टर्शियरी अल्कोहल, ये भी लेस एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्शियरी, ये ऑर्डर जाता है अल्कोहल के केस में, ये भी लेस एसिडिक होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है NO2, ठीक है, NO2 जो -I इफेक्ट दिखाएगा और CH2OH, बिल्कुल ये -I की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एथेनॉल से ज्यादा होगा। वैसे ही नेक्स्ट आपका एसिड दे रखा है CCl3 COOH, ठीक है, एसिड तो कभी भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। और लास्ट में भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, तो ये लेस एसिडिक होगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये लेस एसिडिक होगा प्राइमरी अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी है। अगर हम काउंट कर लें कि विच आर द मोर एसिडिक देन एथेनॉल, तो 1 आपका ये 2 ये 3 और इधर जो है अगर आप देखो तो ये 4 हो गया और ये 5 हो जाएगा। तो टोटल इस केस में आपके आंसर हो जाएंगे 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, जो है इंफॉर्मेशन दे रखा है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बोला है 4n+2 का इलेक्ट्रॉन हो, सिस्टम साइक्लिक हो, प्लेनार हो, तो इन दैट केस इस बेसिस पे हम लोग बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने साइक्लोपेंटाडाइनाइल दे रखा है जो कि एरोमेटिक आएगा, बट ये नॉन बेंजोनाइल एरोमेटिक कंपाउंड है। वैसे ही 4n pi इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम पोजेस करेगा उसको हम लोग एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है कि रिएक्शन दैट रिएक्टेंट वुड टेंड्स टू रिएक्ट विद द रिएजेंट दैट कैन रिजल्ट इनटू एरोमेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है, वो रिएक्शन फिजिबल होंगे। अगर एक लाइन में मैं बोलूं वो रिएक्शन फिजिबल होंगे जिसमें प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक सिस्टम बन के आ रहा होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए तो ये 7 मेंबर रिंग दे रखा है, अब इन्होंने क्या दे रखा है कि इसको जो हम लोग बोला गया रिएक्ट इमीडिएटली विद AgNO3, AgNO3 के साथ अगर रिएक्ट करा जाए तो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर रिएक्ट करता है तो कुछ रीजन होगा, राइट, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तभी इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। तो एक बार बना के हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं। AgBr तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो बनने वाला है कंपाउंड ये है आपका ट्रोपिलियम आयन, ये पता है दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद 6 pi, ये सिस्टम एरोमेटिक, यस। इस बेसिस पे ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा क्योंकि बनने वाला कंपाउंड, बनने वाला जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, किसकी वजह से, ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि AgNO3 के साथ ये इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 2, तो इसमें क्या होगा कि जो सेकेंड पार्ट है ये Br और इसको भी AgNO3 के साथ इन्होंने ट्रीट किया, तो बोला ये भी इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, रिएक्ट इमीडिएटली विद AgNO3। क्या इसके साथ में भी एक कंडीशन, AgBr नो डाउट साइड प्रोडक्ट होगा और जो एक प्रोडक्ट बन के आएगा ये है आपका
ठीक है। तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में ये भी सिस्टम एरोमेटिक, यस दिस रिएक्शन विल बी आल्सो फिजिकल, ठीक है, थर्मोडायनामिकली फेवर करेगा क्योंकि यहाँ पे बनने वाला सिस्टम एरोमेटिक है। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, थर्ड के अंदर क्या दे रखा है, अब बना के देखो क्या सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है, तब तो ये थर्मोडायनामिकली फिजिकल होगा। Ag2 यहाँ पे भी दिया है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ से अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अभी क्या है देखो क्लियरली ऑब्जर्व करो, तो ये 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट किया है जो कि हम लोग का एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होंगे, तो ये रिएक्शन होना नहीं चाहेगा, ये रिएक्शन होना नहीं चाहेगा, तो ये नहीं होगा, माइंड नहीं कराएंगे इसको, बोला गया कि रिएक्ट इमीडिएटली गलत हो जाता है, नन ऑफ दिस, ये दो ऑप्शन करेक्ट है, हम लोग ऑप्शन 1 और 2 के साथ जा सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है क्या पूछा गया है कि which of the following is incorrect option regarding direction of dipole moment, ठीक है। तो अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो अब इसमें अगर 1/1 ऑप्शन ऑब्जर्व करें तो पहला क्या दे रखा है, ठीक है, पहला ये दे रखा है डबल बॉन्ड, इस तरीके से अगर हम लोग इस बॉन्ड को शिफ्ट करें सच दैट कि दोनों सिस्टम एरोमेटिक हो जाए, जैसे अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो अगर इधर शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे क्या यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये भी सिस्टम एरोमेटिक, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, वो सिस्टम आर एरोमेटिक। तो अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, इसका अपोजिट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड के केस में क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है, इधर पोलराइज होगा, इधर पोलराइज होगा सच दैट ये सिस्टम एरोमेटिक होगा, पॉजिटिव CH CH3 नेगेटिव, ठीक है। अब इधर आप देखोगे कि डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस केस में क्या दे रखा है, ये सेम डायरेक्शन दे रखा है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड जो है कंपाउंड एजुलिन कंपाउंड है, एजुलिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एजुलिन पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या इसका नॉन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है HCl के बराबर होता है। अगर आप देखो इसमें ध्यान से, इस बॉन्ड को पोलराइज कराते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रोपिलियम आयन स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे आपका साइक्लोपेंटाडाइनामिक एनायन, ये भी सिस्टम एरोमेटिक है, ये भी सिस्टम एरोमेटिक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, 6 नंबर से 7 नंबर तक इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपोजिट दे रखा है, इधर से 5 नंबर रिंग से 7 जो है 6 नंबर रिंग के तरफ, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ के केस में क्या दे रखा है, फोर्थ में आपका 7 नंबर, ठीक है, प्रोपीलियम है, ठीक है, और एक 3 नंबर। इसमें हम लोग बॉन्ड को पोलराइज कर सकते हैं क्या, नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर आप पोलराइज करोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आने के बाद ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। अगर आप बना के देखो, आप रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, बना के आप देखो, यहाँ पे क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये सिस्टम तो एरोमेटिक होगा, लेकिन ये जो सिस्टम है ये एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, इस फॉर्म में जाना नहीं चाहिए।
तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया वो भी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसमें हम लोग देख नहीं पाए डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर हो। ठीक है, तो फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन आपका करेक्ट मतलब जो इसके लिए सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड। तो सेवन में क्या बोला है, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन डीलोकलाइज बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये दो तरीके का हम लोग बोलते हैं, सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई बॉन्ड, और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन मस्ट रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, more number of alpha hydrogen, more will be hyper conjugation. Identify the correct order of effective overlapping between the delocalization. तो फर्स्ट केस आते हैं, वन बाय वन ऑप्शन कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट अगर आप देखिए तो क्या दे रखा है, मिथाइल बोरॉन, मिथाइल मिथाइल, ठीक है। इसमें बोला है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू दिस वन। यस, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, और इसके पास 3p ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी हाइयर होगी। तो हाइड्रोजन उसके साथ इजीली ओवरलैप नहीं कर सकता है जितना इजीली बोरॉन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज। तो ये ओवरलैपिंग जो है इफेक्टिव होगा कंपेयर टू दिस वन। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या दे रखा है। तो सेकंड में आपसे पूछा दे रखा है CH3 CH positive CH3 is less than CD3 CH CD3, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या ये सही होगा? नहीं। अगर हम लोग देखें ऑब्जर्व करें तो कार्बन ड्यूटेरियम, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखूं, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड अगर मैं इसको दिखाऊं यहां पे, तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से इस बॉन्ड का ब्रेक होना इजी नहीं होगा। तो अगर इजी नहीं है बॉन्ड का ब्रेक होना, तो अब ऑब्वियसली वहां पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम। तो ये ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। अच्छा, वैसा ही हम लोग का थर्ड एंड फोर्थ के केस में दे रखा है। थर्ड के केस में क्या दे रखा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 इज लेस देन CD3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी तो ऑप्शन गलत हो जाता है बिकॉज कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उतना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं दिखा पाएगा ऑर्बिटल। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अंदर क्या देखते हैं, फ्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2 is greater than, ठीक है, फ्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी गलत है, इसमें तो ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देखेंगे। बट अगर रेजोनेंस का बात करें तो रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू दिस, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो ऐसे भी ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन करेक्ट इज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ऑब्जर्व कर लिया हम, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं बिकॉज इसी पैसेज में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन delocalize between sigma electron and pi bond, वही सेम कहानी है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है, more will be hyper conjugation during hyper conjugation overlapping involved। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जो कार्बोकैटायन है CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें किसका ओवरलैपिंग होगा, मैंने बताया था कि इसमें सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है, सिग्मा टू वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक, सही है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए जो है दे रखा है CH3 CH2 रेडिकल, इसमें भी सिग्मा टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, इसी में ओवरलैपिंग, यस ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट CH3, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल टू अनफील्ड ऑर्बिटल। तो इसमें अनफील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये अनफील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे कि सर इस एल्काइन के अंदर अनफील्ड ऑर्बिटल क्या है, तो सिग्मा में तो फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाइज कर रहा है, जो
जो इसका अनफिल्ड ऑर्बिटल होगा वो होगा पाई स्टार। हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होगा जिसमें डीलोकलाइजेशन होगा। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दिस। जब ऑल ऑफ दिस है तो ऑब्वियसली हम लोग जो है फोर्थ के साथ चल सकते हैं। सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सिग्मा टू पी, सिग्मा टू पी। बस यहाँ पे पी आपका हाफ फील्ड है, यहाँ पे जो है कंप्लीटली हाफ फील्ड है और यहाँ पे अनफिल्ड है और यहाँ पे पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं इसका ऑल ऑफ दिस सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड आर सोल्यूबल इन द एम्बियंस। ठीक है, इसको कैसे आइडिया लगाया जा सकता है कि मान लो कोई एसिड हम लोग लेके अच्छे और वो NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, और इसमें वाटर जनरेट करेगा। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा Ha और वीकर एसिड आपका हो जाएगा जो है वाटर। तो ये स्ट्रॉन्गर होना जरूरी है और ये वीकर, मींस जो भी वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो है बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और फिनॉल भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। एनिलीन बेसिक होंगे लेकिन ये सभी एसिड होंगे। तो कौन कौन से केस हो जाएंगे जो कि रिएक्ट करेंगे फर्स्ट और जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखो सोल्यूबल होने का मतलब ये हुआ कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे तभी सोल्यूबल होगी वाटर। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ तो सोल्यूबल होंगे, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं होंगे। तो फर्स्ट यस, सेकंड यस, थर्ड आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल यस, ये भी फिनॉल, फोर्थ वन ये नहीं रिएक्ट करेगा जो है आपका, ये भी नहीं रिएक्ट करेगा, ये भी क्योंकि बेस और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये सोल्यूबल भी नहीं होंगे और ये इस तरीके से सोल्यूबल होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और आपके जो है ऑप्शन क्या दे रखे हैं तो आप देखिए फर्स्ट में 4, सेकंड 5, थर्ड होगी 6। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड और क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर तो क्या दे रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक हिस्ट्री। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक हिस्ट्री, इसमें हम लोग का जो एंग्रीन के कंपाउंड है उसी के बारे में डिस्कशन रखा हुआ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, देखते हैं हम लोग कौन सा 9 to get ortho position is greater than 6 is greater than 6 where is the 6 यहाँ पे लगेगा SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन जिसकी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो एनिलीन से भी कम होगा। ये आइडिया आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे ये लेस बेसिक होगा कंपेयर टू एनिलीन। तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड देखिए, सेकंड जो हम मूव करते हैं इसमें क्या दे रखा है 7 इज ग्रेटर देन 8। 7 क्या दे रखा है ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और 8 क्या दे रखा है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का एनिलीन से बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, इससे तो कम होगा ही, ये तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड और यहां प्लस एक जनरेट कर रहा है। दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। देन थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड के केस में जो है 8 मींस ये ग्रेटर देन 6 मींस एनिलीन जो है एनिलीन से ज्यादा है बिकॉज़ इसका बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू प्लस इफेक्ट का हाइपरकोरिलेशन जो दोनों इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो 6 जो है 8 इज ग्रेटर देन 6 सही है। नेक्स्ट देखिए 6 इज ग्रेटर देन 7 क्या दे रखा है हमारा जो है CH3 तो सब्स्टिट्यूट यस क्योंकि यहां पे SIP इफेक्ट लगेगा तो 7 का जो कम हो जाएगा। अच्छा उसके बाद इन्होंने 9 दे रखा है, 9 का इससे भी कम होगा बिकॉज़ NO2 माइनस I SIP इफेक्ट इसमें भी काम कर रहा है, SIP इफेक्ट इसमें भी काम कर रहा है क्योंकि इसमें माइनस I इफेक्ट एक अनदर फैक्टर जुड़ गया जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहो तो कोई मल्टीपल ऑप्शन में भी करेक्ट तो आप जो है लास्ट ऑप्शन भी मैच करा लो। तो इसमें क्या दे रखा है कि 7 is greater than 9 greater than 9 7 is greater than 9 is correct है। then इन्होंने फिर से 7 दे रखा है is greater than 6 जो कि इनकरेक्ट हो जाता है। 7 is greater than 6 वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, आपका केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया कि which of the following compound reaction CO2 with release
सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रखा है। हम लोगों को पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन कौन सा कंपाउंड देता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, एनी एसिड व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, यही पढ़ा था हमने, क्योंकि H2CO3 क्या होता है, ये जनरेट कर देता है आपका CO2 प्लस H2, तो CO2 गैस रिलीज होगा तभी। तो any acid which are stronger than H2CO3 is going to give sodium bicarbonate test. In the result, it is going to generate CO2 as a gas with a brisk effervescence. तो कौन कौन से ऑप्शन दे रखा है, पहला बेंजोइक एसिड, नो डाउट ये तो टेस्ट देगा, ये तो फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका फिनॉल, नो फिनॉल टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, यस दिस आल्सो करेक्ट। और फोर्थ क्या दे रखा है, पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड नहीं, ये पिक्रिक एसिड नहीं, ध्यान रखिए पिक्रिक एसिड में क्या होता है, आपका तीनों पोजीशन पे NO2 जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3, ये इसको और लेस एसिडिक बना देगा, CH3 दे रखा है, ठीक है, ये तो और ज्यादा और लेस एसिडिक होगा, ये तो ये भी देगा, तो इसमें केस में आंसर हो जाएगा 1 and 3। अगर यहाँ तीनों पोजीशन पे NO2 होता तब वो भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता, यानी कि CO2 गैस को भी रिलीज करता। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन, व्हिच आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। देखिए पहला दे रखा है AlCl3, सही है बात, AlCl3 के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल होगा इसके पास, यस इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोग अभी देख रहे होंगे हमारा जितना भी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड AlCl3 हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एल्काइलेशन RS एलिगेशन रिएक्शन, वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो AlCl3 काम करता था, तो ये सही है। नेक्स्ट आपका दे रखा है BH3, यस BH3 के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, BH3 के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। थर्ड वन इज CO2, यस CO2 की बात करें तो CO2 क्या है, अगर स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ऑब्जर्व फोकस करो तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में आकर अटैक कर सकता है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा। देन ROS में रखा, तो ROS में तो नहीं कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे, तो ये नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 1 2 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस, 13 क्या दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द aqueous सॉल्यूशन। आइए देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन pyridine is more basic than aniline, yes ये तो सही होगा। अगर आपको आइडिया हो, इसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है और इसमें डीलोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर की वजह से इसका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा। और नेक्स्ट हमारा अमाइड दे रखा है, अमाइड तो वैसे भी बेसिक होता नहीं, अमाइड तो वैसे भी बेसिक नहीं, तो अगर बेसिक सबसे लीस्ट बेसिक ही होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लोकलाइज्ड लोन पेयर मोर बेसिक होगा कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। सेकंड आप देखिए, तो सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, तो नाइट्रोजन ये आपका 2 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन aniline, ये 2 डिग्री और 1 डिग्री, इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अच्छा इसका लेस क्यों हो जाएगा इससे, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर उस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इन द रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, ठीक है, थर्ड पे फोकस करें। तो थर्ड को क्या दे रखा है, थर्ड में आपका दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड NH is greater than CH3 CH2, ठीक है, NH2 and this is greater than ammonia, ठीक है, this is greater than ammonia, ये सही होगा क्या, नहीं, ये sp2 है और ये आपका sp3 है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। वही सेम जो मैंने लॉजिक पर दिया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, उसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लेस बेसिक देन दिस। नेक्स्ट वन
इस वर्ड का रहता है OH माइनस इज ग्रेटर देन NH2 माइनस इज ग्रेटर देन। अब इस केस में कैसे चेक किया है? तो आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लो, वाटर और अमोनिया और H। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाएगा HF इज ग्रेटर देन वाटर इज ग्रेटर देन अमोनिया। अब क्या बोलते हैं कि अगर HF स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका बेस वीकर बेस होगा, यानी F माइनस सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद OH माइनस आएगा, फिर NH2। तो OH माइनस और NH2 माइनस में NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस के रिस्पेक्ट में। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज, और जिसमें लेस स्टेबल होगा वो इजीली डोनेट करना चाहिए, और जो इजीली डोनेट करेगा उसका बेसिक नेचर उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। इतना करें, समझ में आ रही है? तो ये आपका जस्ट अपोजिट दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। तो किस आंसर के साथ जा सकते हैं? 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है? Which of the following reaction is spontaneous in the forward direction? ठीक है, तो ये एरोमेटिक सिस्टम से रिलेटेड दे रखा है। वो मतलब अगर रिएक्शन देखा जाए जिसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो रहा हो या सिस्टम की एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो रही हो, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो 1 by 1 ऑप्शन करते रहते हैं, 1 by 1 ऑप्शन करते रहते हैं। पहला देखो आप, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है इस कंपाउंड लाइक दिस। अब हुआ क्या इससे कि ये एरोमेटिक था बट ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। तो जब आप हाइड्रोजनेशन करा दे रहे हो तो इसकी एंटी एरोमेटिसिटी चली जा रही है। यही है नहीं, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था वैसा इन्होंने नहीं किया है। ये डबल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ भी इन्होंने हाइड्रोजनेशन करा, ठीक है। इसके एंटी एरोमेटिसिटी को तो इंटैक्ट रखा, इसके एरोमेटिसिटी को इन्होंने उड़ा दिया, जो कि फिजिबल नहीं। करना क्या था? इसके डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराना था, बिकॉज़ इससे क्या होता है, इसकी एंटी एरोमेटिसिटी चली जाती। तो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखे हैं आप देखिए ध्यान से, इसको इन्होंने इसके साथ योग करा है, OH माइनस के साथ में, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। ये सिस्टम क्या हो रहा है? एरोमेटिक तो बन नहीं रहा, एरोमेटिक नहीं बन रहा है। ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड के केस में क्या दे रखा है? दो आपका ब्यूटाडाइन रिएक्ट कर डाइमराइन, बिकॉज़ ये एंटी एरोमेटिक है और ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी हटाने के लिए कुछ भी करेगा, स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल कुछ भी करेगा यहाँ पे ये डाइमराइन होकर के अपनी स्टेबिलिटी गेन, ठीक है। नेक्स्ट यानी ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है, ये स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्थ वन अगर आप देखो तो फोर्थ वन के केस में क्या दे रखा है? इसको इन्होंने AlCl3 के साथ रिएक्ट कराया और क्लोरीन को मिला के इस कार्बोकैटायन को जनरेट किया। और आप भी फोकस करो, क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल? क्यों स्टेबल नहीं? बिकॉज़ दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो उस केस में क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ये तो होना ही नहीं चाहिए स्पॉन्टेनियस। तो ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन दिस ऑल फोर रिएक्शन इज थर्ड, जिसमें कि ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी लॉस करके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में?
In phenol-3, the structure given, how many rings with the bentonite structure? तो इसमें देखो कितने बेंजोनाइट, कितने रिंग है जो बेंजोनाइट बेंजीन वाले स्ट्रक्चर। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, आपको बस सिंपली देखना है कि इसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर है। ये तो दिख रहा है, ये बेंजोनाइट स्ट्रक्चर रखे हुए, लेकिन क्या ये वाला बेंजोनाइट स्ट्रक्चर है? ये नहीं है। इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड चाहिए, इसको बेंजोनाइट होना है, तो ये नहीं है। उसके अलावा इस रिंग पे अगर फोकस करें, यहाँ पे भी सेम कहानी है, डबल बॉन्ड, ये भी नॉन बेंजोनाइट है। तो ये एक ही बेंजोनाइट रिंग कंटेन किए हुए, ठीक है। इन वन विल बी करेक्ट आंसर, वन इज फर्स्ट वन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें बोला गया कि which of the following reaction equilibrium is favored in the forward direction। तो ये रिएक्शन है हमारा, a weak acid replace opposite a strong acid replace a weak acid from its source, same for the base also, a strong base replace a weak base from its source, ठीक है। तो यहाँ पे देखते समय हम लोग पहला Na बोला कि which is favored in the forward direction, वही फेवर करेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वीकर एसिड या वीकर बेस को रिप्लेस कर रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। आप क्या करना, दोनों साइड से एसिड पकड़ लो या बेस पकड़ लो और फिर ऑब्जर्व करो CH4 और इधर है आपका NaCH3 और एसिड पकड़ा, एसिड इधर क्या हो जाएगा CH4, इधर एसिड NH3, तो सॉल्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, CH4 या कैसे पता चलेगा? pK ऑफ CH4 मैंने बताया था कई बार कि ये 50 के अराउंड रहता है और इसका pK 37-30। लेस pK मींस मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस एसिडिक, ठीक है। मैंने बोला स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस वीकर एसिड फ्रॉम नॉट ऑपोजिट। तो फर्स्ट वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट हो सकता है, वीक एसिड कैन नॉट रिप्लेस अ वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ये गलत हो जाएगा। आप बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे NH2 माइनस बेस है और यहाँ पे CH3 माइनस बेस है। कौन स्ट्रॉन्गर है? CH3 माइनस। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन। NH2 माइनस इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में लेस मतलब वीकर होनी चाहिए, ठीक है। पावरफुल आदमी वीकर आदमी को रिप्लेस करेगा, मतलब वीकर आदमी पावरफुल आदमी को रिप्लेस करेगा, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड सेकंड ऑप्शन देखते हैं। NaOH सेम कांसेप्ट अप्लाई कर देगा। NaOH, ठीक है, RCOH रिएक्शन दे रखा है, RCOH और प्लस H2। तो pK वैल्यू का डेटा कुछ हद तक हेल्प करेगा, आप जो ट्राई करो जितने दिन में याद है ऐसे ही, और जितने भी याद है रफ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा इधर एसिड है हमारा पकड़ा जाए तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का pK वैल्यू 4.7 के आसपास में, ठीक है, और इसका 15.7 pK वैल्यू हम लोग को पता है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज द वीकर एसिड। क्या मैंने बोला? स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस द वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, दैट इज करेक्ट। तो दिस रिएक्शन इज थर्ड देखा जाए, थर्ड NaOH प्लस आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये रिएक्शन करा के बनाया होगा इन्होंने MEC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस H2। देखा जाए ऑब्जर्व करें, ये हमारा एल्काइन किया हुआ है। एल्काइन का pK वैल्यू नियरली 25 और वाटर का pK वैल्यू 15.7। तो कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग होगा? दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज द वीकर एसिड। क्या ये फिजिकल होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस द वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, नॉट द वीकर एसिड रिप्लेस स्ट्रॉन्गर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। दैट वन इज फोर्थ वन, ठीक है। तो सेकंड करेक्ट कर लेते हैं, फोर्थ वन को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ वन इज NaOH2 react with ethene and it is going to form NCH minus, तो यहाँ पे भी देखो एक साइड में अमोनिया हो गया और एक साइड में, ठीक है। तो विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड? देखो आप इन दोनों में से
इसका पीके वैल्यू 40 क्या 42 43 के आसपास में, और इसका पीके वैल्यू आपका 37 के आसपास में। तो इस केस में क्या है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये आपका वी इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 6। 70 में देखो आप विच ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट पीके वैल्यू, यानी कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये पूछा गया। कैसे पहचानेंगे देखो आप, तो जो भी प्रोटोनेटेड है, एक ही इसमें प्रोटोनेटेड दे दिया तो आंसर आसान हो जाता है। प्रोटोनेटेड है तो ऑलरेडी वो H+ इजीली देना चाहिए, इसमें अदर न्यूट्रल्स है तो इसमें सोचना ही नहीं है। जो आपका फर्स्ट आंसर है जिसमें कि ये प्रोटोनेटेड दे रखा है NH3+, इस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर को शो करे। ठीक है, आप चाहो तो इसके कॉन्जुगेट एसिड बेस को भी बनाकर देख सकते हो। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस को बनाकर देख सकते हो। जो वीकर बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर, जब अगर वीकर बेस है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट पीकेवी वैल्यू। वन बाय वन ऑप्शन अगर आप देखो तो पहले में तो इन्होंने पाइरोल दे रखा है। पाइरोल के अंदर हम लोगों को बताया कि लो पेयर डी लोकलाइज होगा, उतना ज्यादा बेसिक नेचर शो नहीं करेगा। पेरिडीन की बात करें तो पेरिडीन में लोकलाइज है, लेकिन ये sp2 हाइड्रोलाइज नाइट्रोजन है, इसकी वजह से थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। थर्ड वन क्या दे रखा है आपका नाइट्रोजन, ये आपका लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ में ये sp3 है बढ़ाएगा, तो इसका इस बेसिक स्ट्रेंथ इससे तो ज्यादा होगा। अच्छा लास्ट क्या दे रखा है ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हुआ है और sp3 है बढ़ाई हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस आई इफेक्ट भी जनरेट करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये फिर इसके बाद ऑर्डर इसका जाएगा, देन आपका ये लास्ट में ये ऑर्डर जाएगा। तो मोस्ट बेसिक हमसे पूछा था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हमसे पूछा क्या था कि लिस्ट पीकेवी वैल्यू, लिस्ट पीकेवी वैल्यू इज मोस्ट एसिडिक जो है कंपाउंड, इसमें से कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, द कंपाउंड which is not soluble in the sodium bicarbonate। ठीक है, कौन सा इसमें से सॉल्युबल नहीं होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कंपाउंड जो कि लेस एसिडिक हो H2CO3। अब हम लोग को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा या सल्फोनिक एसिड देगा। तो आइए देखते हैं एस्पिरिन की स्ट्रक्चर की बात करें, आईआईटी में पूछा जा चुका है। एस्पिरिन के अंदर क्या होता है, ये OA, ठीक है, ये ध्यान रखें इसमें आपका COH ग्रुप फ्री रहता है। ठीक है, दिस कंटेन कार्बोक्सिलिक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी के अंदर कि एस्पिरिन कंटेन COH ग्रुप। ठीक है, ये पूछा गया। तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करेगा। अगर मतलब सॉल्युबल होने का मतलब क्या होगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। यस, सल्फ्यूरिक एसिड की भी सेम कहानी है, आपका OH यहां पे और यहां पे COH, इसी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपका सॉल्युबल होगा क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोलिक एसिड क्या है पता है आपको, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का ही नाम। और फिनॉल हम लोग को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। यस, बेंजोइक एसिड को दे रही पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। हमसे क्या पूछा था, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल इन द सोडियम बाइकार्बोनेट, द एसिड व्हिच इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो ऑप्शन होगा हम लोग का कार्बोलिक एसिड, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या रहेगा, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस। पॉजिटिव सही है, देखो आप ध्यान से, दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। ये वैसे भी अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखो तो सेकंड में क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन sp2 पे चार्ज है, तो ये
बोला मोर स्टेबल है दिस, ये तो पार्ट ऑफ रेजोनेंस है और ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें आपका कार्बन एटम नंबर फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड ये और लास्ट में, तो सेकंड इज आल्सो। थर्ड में देखा जाए तो थर्ड में ये सिस्टम एरोमेटिक है और एरोमेटिक है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, सही है। थर्ड वन इज करेक्ट है। और फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो ईथर ग्रुप है यहाँ पे प्लस इफेक्ट की वजह से इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं पॉसिबल। अगर इसमें पॉसिबल है तो ये मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। थर्ड इज, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा पेपर था, पेपर 1। इसमें केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, GOC1 एज वेल एज GOC2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। एक तो एरोमेटिसिटी हो गया, दूसरा एसिड बेस रिएक्शन और थर्ड पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या रिएक्शन इंटेग्रिटी। तो ये तीन चीजें GOC1 के अंदर का पार्ट जो एरोमेटिसिटी है उसका एप्लीकेशन, और जो है सेकंड में जो है एसिड बेस स्ट्रेंथ, इन सबसे GOC2 से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप फिर भी कांटेक्ट करो, ठीक है। ऑल